वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का उष्मा बजट, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 24 है और क्लास 25 है। साथियों, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस न करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं। साथियों, दूसरी चीज, ये जो क्लास होगी बाइलिंगुअल होगी, दोनों भाषाओं में ये क्लासें हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बहुत पहले से भी पता होगा कि हम ज्योग्राफी के दो बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की है, एनसीईआरटी, और फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, जो कि एक तरीके से एडवांस बुक है। तो साथियों, इन दोनों बुक को हम एक तरीके से इन्हीं दोनों बुक्स में लिखे हुए मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म आ जाते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो उसको आप अगर स्वयं पढ़ रहे हैं तो शायद, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, इन्हीं बुक्स को हम आसान लैंग्वेज में कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, हीट बजट होता क्या है? देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया। सूर्य से हर तरफ सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव के फॉर्म में निकलता है, लघु तरंगों के रूप में सौरिक विकिरण निकलता है। साथियों, जो हमारी पृथ्वी पर आता है उसे इंसोलेशन कहते हैं, यानी कि सूर्यातप कहते हैं। अब यहां पर हीट बजट का मतलब क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी कहीं ना कहीं अगर उस उष्मा को एब्जॉर्ब करती रहे, जो कि इस समय ग्रीन हाउस गैसों के कारण ऐसा देखा जा रहा है। अगर हमारी पृथ्वी उन उष्मा को गेन ही करती रही, अगर उसको रिलीज नहीं करेगी, तो साथियों हमारे पूरी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो हीट बजट का मतलब क्या है? जैसे घर में फाइनेंस, जैसे आप देखते हैं भाई, हर घर में एक तरीके से बजट रखा जाता है। पैसे का बजट, कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग करना है, कितनी आना है, और कितना कहीं ऐसा तो नहीं पैसे वेस्ट जा रहे हैं। तो हर घर में जो भी व्यक्ति कमा रहा है तो वो अपना बजट रखता है। वैसे ही साथियों, पूरे देश का एक फाइनेंस बजट भी होता है कि किस मद में खर्च किया गया और कहाँ सेविंग रहा, किस मद में ज्यादा खर्च हुआ है, हम लोगों ने सोचा क्या था और क्या हुआ। समझ रहे हैं? वैसे ही साथियों उष्मा बजट भी है, यानी कि सूर्य से जो उष्मा आ रही है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है और कैसे हमारी पृथ्वी उसको रिलीज कर रही है, और इसको मेंटेन होना क्यों आवश्यक है। समझ रहे हैं? उसी को हम हीट बजट कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी एक निश्चित मात्रा में सूर्यातप लघु तरंग प्राप्त करती है और स्थलीय विकिरण के माध्यम से, यानी कि दीर्घ तरंगों के माध्यम से, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पुनः उष्मा छोड़ देती है। उष्मा के इस प्रवाह के माध्यम से पृथ्वी अपने तापमान को संतुलित रखती है। पृथ्वी का तापमान कितना होना चाहिए भैया? 15 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, इससे कम हो गया तो भी दिक्कत। इसी प्रक्रिया को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं, यानी कि कितनी उष्मा आ रही है, किस मद में खर्च हो रही है और कैसे जा रही है, पूरी उष्मा कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, इसी को उष्मा बजट बजट कहते हैं। द अर्थ रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन शॉर्ट वेव एंड रिलीज हीट बैक इनटू स्पेस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन लॉन्ग वेव, यानी कि भैया लॉन्ग वेव के रूप में एनर्जी रिलीज करती है। थ्रू दिस फ्लो द हीट through this flow of the heat, earth keeps its temperature balance. This process is called earth's heat budget। इसी को ही साथियों पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। अब आइए देखिए भाई, इस ये कैसे काम करता है कि जो उष्मा आ रही है कहाँ कहाँ खर्च हो रही है और कैसे हमारी वायुमंडल में फिर से चली जानी चाहिए उसको। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक एनसीईआरटी का एक फिगर है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। शायद ये अभी कम समझ में आए, इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको दूसरे पेज पर बता देता हूँ। देखिए साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें ये सन है, ठीक है भाई। सन सन से टोटल जो एनर्जी आती है साथियों, उसमें टोटल कितनी एनर्जी आ रही है? मान लो 100% एनर्जी आ रही है। मान लीजिए आप 100 कैलोरी कह लीजिए, 100% यूनिट एनर्जी आ रही है। मैं यूनिट मान लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा इसको। 100% यूनिट एनर्जी आ रही है, ठीक है भाई। 100 यूनिट एनर्जी आ रही है। अब हमारे जो अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है,
तो यहां पर आप देखेंगे साथियों क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, बहुत सारे वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स हैं। और साथियों हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उस पर आइस कैप भी है, हमारी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उस पर आइस कैप भी है। तो साथियों जो 100% एनर्जी आती है ना, वो टोटल का अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखेंगे तो 27% क्लाउड के द्वारा वापस की जा रही है। यानी कि साथियों यहां पर जो वापस कर दी जा रही है उसको मैं ग्रीन से दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब साथियों 27 यूनिट एनर्जी तो सीधे क्लाउड ही कर दे रहा है, एल्बिडो जिसे कहते हैं, ये हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हुई। 27 यूनिट एनर्जी तो कौन वापस कर दिया साथियों? क्लाउड ने वापस कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर बनाऊं डस्ट पार्टिकल्स को तो ज्यादा बेटर रहेगा, आसान रहेगा दिखाना इसको। हाँ, अब यहां पर मान लीजिए धूल कण जलवाष्प बहुत सारे हैं, पूरे वायुमंडल में बना देंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। हम कुछ ही जगहों पर डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल कणों को जलवाष्प को दिखा रहे हैं। साथियों ये कितना परसेंट वापस करते हैं? ये 6% स्कैटरिंग के थ्रू एल्बिडो कर देते हैं, 6% स्कैटरिंग कर देते हैं यानी कि वापस कर देते हैं, समझ रहे हैं? या 6 यूनिट कहें, हम बार बार परसेंट लिख दे रहे हैं, ये गलत है। 6 यूनिट स्कैटरिंग के थ्रू एल्बिडो कर रहे हैं, समझो ये भी एल्बिडो ही है। दूसरा साथियों यहां से जो एनर्जी आई वो आइस कैप के द्वारा भी बाहर चली गई, यानी कि 2 यूनिट आइस कैप के द्वारा चली गई। आइस कैप, ठीक है ना, हिम टोपियों के द्वारा, हिम टोपियों के द्वारा या ग्लेशियल के द्वारा, हिम टोपी या ग्लेशियल, ग्लेशियर यानी कि हिमानियों के द्वारा कितने यूनिट वापस कर दी गई? 2 यूनिट, और 6 यूनिट इधर गया, ये किसके द्वारा वापस किया गया भाई? डस्ट। ठीक है, दूसरा वाटर वेपर, वाटर वेपर के थ्रू, वाटर वेपर बोले तो जलवाष्प कहते हैं, डस्ट धूल कण। तो साथियों इस तरीके से एल्बिडो, एल्बिडो देखा जाए तो देखो 27 2 29, 29 यूनिट इधर से वापस, और साथियों 6 यूनिट ये वापस। तो टोटल वापस कितना देखो, 29 और 6 टोटल कितना हुआ? 35 यूनिट। साथियों 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया, 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया, एल्बिडो बोले तो धवलता हो गया। ये तो बिना एब्जॉर्ब ही, एल्बिडो और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में मैंने डिफरेंस बताए हैं। तो ये धवलता हो गई साथियों, ठीक है ना, धवलता हो गई, मतलब बिना एब्जॉर्ब किए एनर्जी वापस हो गई। कैसे वापस हुई? क्लाउड से 27 यूनिट, आइस कैप और हिमानियों से कितनी? 2 यूनिट, और वाटर वेपर से 6 यूनिट वापस हो गई। बात को समझे? ये बिना एब्जॉर्ब ही हुए, यानी कि शॉर्ट वेव के फॉर्म में एनर्जी आई भी थी, और साथियों शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही गई। ये सब किस फॉर्म में जा रहे हैं? शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही जा रहे हैं, शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही जा रहे हैं, शॉर्ट वेव के फॉर्म में ही जा रहे हैं एनर्जी। तो इसी को तो हम एल्बिडो कहते हैं। अब साथियों आप बताइए, अगर 35 यूनिट चली गई तो अब बचा कितना इसमें? तो जाहिर सी बात है 65 यूनिट बचेगा, 65 यूनिट। अब आप देखिए 65 यूनिट, तो जाहिर सी बात है साथियों ये जो 65 यूनिट यहां चल रही हैं, 65 यूनिट अब बची हैं भाई। देखिए 35 यूनिट तो वापस हो गई, यानी कि हम यहां अगर -35 लिख दें तो मतलब अब आप समझ गए होंगे, 65 यूनिट बची हैं। ठीक है भाई, 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया। साथियों 65 यूनिट में एनर्जी में से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो 14% एनर्जी या 14 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। 14 यूनिट एनर्जी कौन एब्जॉर्व किया? कौन एब्जॉर्व किया भाई? एब्जॉर्व कौन किया? एटमॉस्फेयर किया, एटमॉस्फेयर किया। ठीक है, मोबाइल को फुल करके देखिएगा क्वालिटी बढ़ा के तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 14 यूनिट एनर्जी एब्जॉर्व करके कौन ले लिया? एटमॉस्फेयर, हमारा साथियों वायुमंडल।
वायुमंडल ने ले लिया। ठीक है, 14 यूनिट ये ले लिया। अब बताइए आप कितना परसेंट, मतलब कितनी यूनिट बची। अब जो एनर्जी आ रही है साथियों, वो कितनी आ रही है, 51 यूनिट। बताइए, समझ में आया। 51 यूनिट ही यहां पर अर्थ पर आ पाया। तो देखिए 100 यूनिट चला था, 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया, क्लाउड के द्वारा, आइस कैप के द्वारा और डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा। 14 यूनिट एब्जॉर्व किया गया एटमॉस्फेयर के द्वारा, और साथियों 51 यूनिट एब्जॉर्व किया गया हमारी अर्थ के द्वारा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताएं। अब साथियों 51 यूनिट में से अब क्या होगा, अब समझिएगा। यहां तक तो सबको समझ में, 51 यूनिट एनर्जी हमारी अर्थ एब्जॉर्व की। साथियों इसमें क्या होता है, 17 यूनिट एनर्जी हमारी जो अर्थ होती है वो रेडिएट कर देती है सीधे स्पेस में। 17 यूनिट एनर्जी रेडिएट कर देती है। रेडिएट, रेडिएट कैसे रेडिएट करेगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है साथियों। कैसे करेगी, ये एल्बिडो नहीं है, ध्यान में रखना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। कैसा है भाई, पार्थिव विकिरण है, इसको मैं पूरा लिख भी दे रहा हूं। ये 17 यूनिट एनर्जी भैया पार्थिव विकिरण हो गया, सीधे स्पेस में गई है, ये कहीं भी नहीं रुकी, सीधे स्पेस में गई, पार्थिव विकिरण। यानी कि साथियों टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 17 यूनिट। बचा कितना, बचा कितना भैया, -17 कर दीजिए, तो कितना बचा, 11 में से 7 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, 34 यूनिट ही तो बचा। कितनी यूनिट बचा, 34 यूनिट। अब साथियों ये 34 यूनिट जो एनर्जी बची है, इसका क्या होगा, ये कहां जाएगा। तो यहां पर हमें यह समझना है, यही इस डायग्राम में 6, 9 और 19 के रूप में, समझ रहे हैं, ये निकलती है। अब वही हमें समझना है, 6, 9, 19 यहां पर रेडिएशन फॉर्म ये देख रहे हैं, ये 6 यूनिट निकल रही है, फिर उसके बाद 9, 6, 15 यूनिट निकल रही है, और फिर 19 यूनिट निकल रही है कंडेंसेशन के रूप में। तो अब आप समझिए क्या है भाई, 34 यूनिट में से साथियों 6 यूनिट एनर्जी एटमॉस्फियर में रेडिएट होती है। रेडिएशन कहां होता है, एटमॉस्फियर। ये 17 यूनिट सीधे स्पेस में रेडिएट कर दी, ये कहां गई, स्पेस में। अब 6 यूनिट, जैसे कोई उष्मा गेन हो गया, तो अब रेडिएशन हमारी अर्थ करेगी ना। जो भी उष्मा गेन करती है कोई भी वस्तु, वो क्या करती है, फिर वो उष्मा छोड़ती है। तो 6 यूनिट एनर्जी सीधे कहा गया, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो गया, रेडिएशन, यानी कि वायुमंडल में विकिरण हो गया, वायुमंडल में विकिरण हो गया। उसके बाद 9 यूनिट एनर्जी कन्वेक्शन फॉर्म में गया। कन्वेक्शन समझते हो, कन्वेक्शन फॉर्म में एटमॉस्फेयर में गया। ये एटमॉस्फेयर में ही जा रहे हैं। 9 यूनिट कन्वेक्शन यानी कि संवहन रूप में। संवहन समझते हो, अरे भैया मैंने आपको कई बार बताया, जैसे जो स्थल होते हैं, लैंड होते हैं, वो स्थल से गर्मी पाकते हैं, और वो क्या करते हैं, कन्वेक्शन साइकिल चलाते हैं। यानी कि वो गर्म होकर ऊपर उठेंगे, फिर बगल से फिर नीचे आएंगे, समझ रहे, कन्वेक्शन साइकिल। और साथियों 19 यूनिट एनर्जी जो है, 19 यूनिट एनर्जी कंडेंसेशन के रूप में, कंडेंसेशन फॉर्म में एटमॉस्फेयर, आप समझो, एटमॉस्फेयर में, यानी कि संघनन प्रक्रिया, संघनन प्रक्रिया में वायुमंडल में गए। तो जैसे जब हमारा वाटर वेपर ऊपर जाता है, कन्वेक्शन से क्या होती है, हवा गर्म होती है, ध्यान में रखना।
कन्वेक्शन के थ्रू हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है। लेकिन साथियों उसमें वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर क्या करती है, कुछ उष्मा गेन करती है और ऊपर जाकर क्लाउड में कन्वर्ट होती है। एयर क्लाउड में नहीं कन्वर्ट होती, वाटर वेपर क्लाउड में कन्वर्ट होता है। ये चीज ध्यान में, यही दोनों में अंतर कर पाओगे आप। 9 यूनिट एनर्जी हवा गेन की और ऊपर उठी, बात समझे, हवा गेन की और वाटर ऊपर उठी। दूसरा 19 यूनिट एनर्जी कौन गेन किया, वाटर वेपर गेन किया और ऊपर गया हवा के द्वारा। तो जब ऊपर जाएगा तो साथियों उसकी फेज चेंज हो जाएगी, बादल, क्योंकि ठंडा होगा और ठंडा होगा बादल बनाएगा। इसी को तो कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर का वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना ही तो कंडेंसेशन है। वाटर ड्रॉपलेट का वाटर वेपर में कन्वर्ट होता तो ये वेपराइजेशन है। हिंदी में समझो भैया, जलवाष्प का जल बूंदों में बदलना ही तो संघनन कहलाता है। और जलबूंद जब जलवाष्प में बदलती है तो उसको तो वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन क्या है, जल वाष्प का जलबूंदों में बदलना, यानी कि वाटर वेपर का कन्वर्ट किसमें होना, वाटर ड्रॉपलेट में। ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है। तो इसमें कुछ प्रक्रिया, एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं, कितनी एनर्जी, 19 यूनिट। जो एनर्जी लेके गई थी वही अब रिलीज करेगी ऊपर। तो 9 यूनिट एनर्जी हवा को गर्म करने में जाता है, लेकिन 19 यूनिट एनर्जी वाटर वेपर गेन करता है, जो कि बाद में क्लाउड में कन्वर्ट होकर कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में देता है। बात को यहीं पर समझना, यही लोग नहीं समझाते, बाकी आगे बढ़ जाएंगे सारा कुछ समझा देंगे। लेकिन ये कंडेंसेशन कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस यहां पर क्या है, वहां बहुत तेजी से पढ़कर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जानते हैं अगर यहां समझाएं तो हम फंस जाएंगे। तो इसको समझ लो। 19 यूनिट एनर्जी, कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, यहां पर जब आएंगे तो वो गोलमाल करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बता के स्किप कर लेंगे वो। तो ये समझिए 19 यूनिट एनर्जी कहां जा रही है साथियों, वाटर वेपर खुद एब्जॉर्ब करेगी। मैंने आपको बताया था ना, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाटर गेन करने की कैपेसिटी, उतना ज्यादा वाटर वेपर उसको गेन करेगा और ऊपर जाएगा और क्लाउड बनाएगा। बात समझ रहे हैं, तो कुछ एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब गैस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। और रिलीज क्या किस रूप में होगी, कंडेंसेशन के रूप में। कंडेंसेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है 19 यूनिट। तो पाई कहां थी 19 यूनिट, ये नीचे अर्थ सरफेस पर। हमने पिछली बार भी आप लोग को बताया, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वाटर गेन करने की। तो 19 यूनिट जब एनर्जी थी तो और वाटर वेपर उसमें आ गए और ऊपर गए। समझ रहे हैं? किसके प्रक्रिया के थ्रू, वायु के कन्वेक्शन प्रोसेस। वायु जब उठा गई, लेके गई उसे, कन्वेक्शन, क्योंकि 9 यूनिट तो वायु को मिला है, उस कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर गई। अब वाटर ड्रॉपलेट का तो फेज चेंज होगा, सॉरी वाटर वेपर का तो फेज चेंज होगा, और फेज चेंज हो गया तो किसमें कन्वर्ट होगी, वाटर ड्रॉपलेट में। तो क्या होगा, वही जो एनर्जी यहां से 19 यूनिट लेके गई थी वही अब क्या करेगी, क्लाउड के रूप में बदलकर छोड़े। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 6 9 19 ये कुल मिलाकर मिल किसको रहे हैं, 14 यूनिट तो एटमॉस्फेयर में पाया ही शॉर्ट वेव के रूप में। जब एनर्जी आ रही थी 14 यूनिट तो वहीं से पा गया। और आप देख लीजिए 34 यूनिट कहां से आ रहा है, जब हमारी अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कर रही है। देखो 6 यूनिट की एटमॉस्फेयर में रेडिएशन कर दी, ये भी तो एटमॉस्फेयर में गया। 9 यूनिट ये भी तो एटमॉस्फेयर में गया। 19 यूनिट ये, तो कुल मिलाकर 48 यूनिट हमारी, कुल मिलाकर भैया 48 यूनिट जो आ, हमारी एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। कैसे, अरे भैया 30, ये इनको जोड़ोगे तो 34 आएगा कि नहीं। तो 34 हमारी अर्थ दे रही है उसको, और 14 यूनिट कौन दिया, भाई साहब सूर्य ने दिया। समझ रहे हो कि नहीं, 34 यूनिट कौन दिया, हमारी अर्थ ने दिया। तो अर्थ ने जब दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि भैया पार्थिव विकिरण।
पार्थिव विकिरण कैसे? अरे भाई 6 यूनिट दिया जा रहा है, 9 यूनिट दिया जा रहा है, 19 यूनिट। पार्थिव विकिरण किस रूप में होगा? पार्थिव विकिरण हमेशा लॉन्ग वेव के फॉर्म में होगा। ये 14 यूनिट कौन दिया? सोलर रेडिएशन। जो 14 यूनिट आई थी सौरिक विकिरण, सौर विकिरण के थ्रू। तो अब तुम ही बता दो, हमारा जो उष्मा मतलब जो हमारा वायुमंडल होता है सबसे ज्यादा किससे गर्म होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की सोलर रेडिएशन? लॉन्ग वेव की शॉर्ट वेव? दोनों का आंसर बताओ। पहली बात तो लॉन्ग वेव, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण के कारण होता है, दीर्घ तरंगों के द्वारा। 34 यूनिट हमारी अर्थ डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को दे रही है, 14 यूनिट ही सोलर रेडिएशन। तो हमारा एटमॉस्फेयर हमेशा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है, पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। कितनी यूनिट पाता है? 34 यूनिट। और 14 यूनिट किससे पाया? उससे। तो भैया देखो 100 यूनिट एनर्जी आई, 35 तो एल्बिडो हो गया। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा क्लाउड से कितना होता है, आइस कैप से कितना होता है, बात को समझना। ठीक है। डस्ट पार्टिकल से कितना होता है, वाटर वेपर, ये जो डस्ट पार्टिकल है, धूल कण और जलवाष्प से कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 6 यूनिट। टोटल 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया। 14 यूनिट कौन खा गया भाई? एटमॉस्फेयर खा गया। बचा कितना? 51। 51 यूनिट में 17 यूनिट कौन लेके गया? पार्थिव विकिरण हुई हुआ, लेकिन साथियों वो एटमॉस्फेयर में रुका नहीं, स्पेस में चला गया सीधे। समझ में आया? तो बचा 34 यूनिट, तो 6 यूनिट एटमॉस्फेयर में रेडिएशन हुआ। जैसे ये स्पेस में रेडिएशन हुआ था, ये केवल वायुमंडल ने खाया इसको। 9 यूनिट कन्वेक्शन, केवल हवा गर्म हुई। 19 यूनिट वाटर वेपर ने ले लिया, वो वाटर वेपर ऊपर जाएगी, फिर वही 19 बाहर भी निकालेगी, एटमॉस्फेयर को ही मिलेगा। बात समझ में आया? अब साथियों आप बिल्कुल समझ में आ गया यार। देखो 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया, समझ रहे हैं, बाहर हो गया। 48 यूनिट जो है, आप देख लीजिए, 35 यूनिट ये और 48 यूनिट ये और 17 यूनिट ये तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। अच्छा ये बताओ, जो 48 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर ले रहा है, क्या ये छोड़ेगा नहीं? भैया हमारा एटमॉस्फेयर जो 48 यूनिट ले रहा है, अगर ऐसे ही लेता रहा तब तो एक दिन आग का गोला बन जाएगा हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है यार। ऐसे 48 48 यूनिट लेती रही तब तो जाहिर सी बात है हमारी पृथ्वी एक हीट आइलैंड बन जाएगी। ये 48 यूनिट को भी धीरे धीरे करके स्पेस में छोड़ना है। जैसे ये डायरेक्ट स्पेस में छोड़ा गया था 17 यूनिट, ऐसे नहीं। पहले क्या लिया? पृथ्वी। देखो ये 17 यूनिट का हिसाब किताब ये है कि पृथ्वी ने डायरेक्ट स्पेस में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किया, पहले एब्जॉर्व किया फिर छोड़ा। 48 यूनिट का क्या हिसाब किताब है? हमारी अर्थ से पहले एटमॉस्फियर गर्म हुआ 48 यूनिट से, कि 6 यूनिट ये 9 यूनिट ले लो 19 यूनिट से, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फियर भी रिलीज कर देगा। तो सीधा सीधा हिसाब दिख रहा है। 48 यूनिट हमारी एटमॉस्फियर मतलब एक तरीके से एटमॉस्फियर रिलीज करेगी। 17 यूनिट कौन रिलीज करेगा? हमारा अर्थ रिलीज कर ही चुकी है। 51 यूनिट तो वैसे ही हो गया। कितना हुआ? 8 7 15, सॉरी 65 यूनिट तो हो ही गया। और 35 यूनिट तो एल्बिडो है ही है। बात समझ में आया? 100 का पूरा पूरा आंकड़ा दिख रहा है। 100 यूनिट आया था ना। अब देखो भैया 48 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर ले लिया है कि नहीं लास्ट में, तो ये भी तो छोड़ेगा। 48 ये ले लो, 17 हमारी पृथ्वी पहले ही छोड़ रखी है, और 48 और 17 कितना हुआ? 65। और 35 यूनिट तो एल्बिडो हुआ ही है। तो अब जोड़ लो, 35 17 35, 17 17 और 48, 100 नहीं हो गया? बात समझ में आए? अब इसी को एनसीईआरटी में ऐसे, अब देखो थोड़ी सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बता ये रहे हैं। जैसे शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन में 100% एनर्जी आई। यहां देखो अर्थ के द्वारा 2 बाई अर्थ, 27 बाई क्लाउड्स हुआ, 6 स्कैटर्ड स्पेस। ये 35 यूनिट तो एल्बिडो हो गया। अब देखो यहां पर देखो 17 यूनिट क्या है? स्कैटर्ड। ये 17 यूनिट सीधे वापस, अब यहां पर यह रेडिएट टू स्पेस फ्रॉम द अर्थ। ये 17 यूनिट का हिसाब किताब ये। 6 यूनिट कहां जा रही है? स्पेस में नहीं है। 6 यूनिट कौन ले रहा है? एटमॉस्फेयर ले रहा है हमारा। और टर्बुलेंस कन्वेक्शन 9 यूनिट, कंडेंसेशन 19 यूनिट। बात समझ में आया?
अब जोड़ लोगे, आ जाएगा। ये जो जा रहे हैं ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जा रहे हैं, इसीलिए इसे टेरेस्ट्रियल, ये जो 17 गया ना, लॉन्ग वेव के फॉर्म में। अगर शॉर्ट वेव के फॉर्म में जाता तो उसे हम क्या बोलते? एल्बिडो बोलते लल्ला। अभी क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कितने को हम सिर्फ एल्बिडो बोलेंगे? यहां देख ली, 35 यूनिट। जो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आया, शॉर्ट वेव के फॉर्म में, ये 17 को क्यों नहीं बोल रहे? मैं बार बार इसी चीज को समझा रहा हूं, 17 क्यों नहीं बोल रहे? अरे यार, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में जा रहा है, पहले एब्जॉर्व किया फिर छोड़ा है। समझ गए? 48, तो पहले पृथ्वी, 34 यूनिट जो है, पहले पृथ्वी से कहा गया? एटमॉस्फेयर में। 14 ऊपर से आया था, और 34 ये एटमॉस्फेयर। फिर ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर भी छोड़ेगी। तो बाकी सब तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां बात समझ में आया? अब गड़बड़ी क्या होती है देखो, आप जान ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप मेल्ट हो जा रहे हैं। जब आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे तो बताओ, ये 2 यूनिट जो एनर्जी वापस कर रहे थे, ये वापस होगा? ये अल्टीमेटली हमारी अर्थ पे ही तो आएगा। बात समझ पा रहे हो? अब जैसे हम 17 यूनिट क्या कर रहे थे भाई, स्पेस में रिलीज कर रहे थे अर्थ के द्वारा। लेकिन तुम सोच लो, अगर ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, समझ रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी ज्यादा हो, तो क्या ये 17 यूनिट जा पाएगी इतनी आसानी से? ये रुकने लगेगी ना अर्थ पर। तो जब अर्थ पर रुकने लगेगी तो ग्लोबल वार्मिंग का और कारण बनेगा। क्या हमारी पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी फिर बच पाएगी? तो ले लो भैया, वियना कन्वेंशन, डिफरेंट क्योटो प्रोटोकॉल, समझ रहे हैं कि नहीं, यूएनएफ ट्रिपल सी की बैठकें, तो बहुत सारे फिर कन्वेंशन कराए जाएंगे। यही हिसाब किताब है। ये हीट बजट गड़बड़ नहीं होना चाहिए साथी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। बहुत सोच समझ के ही आप उसके साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों, ये आपको पूरा का पूरा ये हीट बजट किस तरीके से आया, किस तरह से रेडिएट हुआ, किस तरीके से एनर्जी वापस जाती है, आती है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।